साल 2025 सिनेमा घरों में एक फिल्म आती है, धुरंधर। इस फिल्म के एक सीन में मुख्य किरदार हमजा मजारी और बलोच किरदार शिरानी अहमद एक जगह खड़े हैं। सामने मिट्टी की छोटी छोटी ढेरियां हैं, ताजा खोदी गई कब्रें, बच्चों की कब्रें। ये सब कुछ देखकर हमजा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बेहद कांपती आवाज में वो पूछता है, ये कैसे हुआ शिरानी? शिरानी पथराई आंखों से उन कब्रों को देखता है और हमजा को जवाब देता है, अब तक हमारे 63 बच्चे मारे जा चुके हैं। कल स्कूल के पानी में आईएसआई वालों ने जहर मिला दिया था। सीन भले ही फिल्मी है, लेकिन ये एक कड़वे सच का सिंबल है। यह है तो पाकिस्तान का एक हिस्सा, लेकिन पाकिस्तान ने इसे जहन्नम बनाकर रख दिया है। नाम है बलूचिस्तान। आप चाहे जितने बिलियन डॉलर खर्च करें, लेकिन वो खूनख्वारी जो आपने बलूचिस्तान के गली मोहल्लों में की, उसको नहीं छुपा सकते। आप उनके वो प्यारे जो आपने मजाक करके फेंक दिए, वो आपसे ये नहीं मांगते कि हमें इंसाफ दो, हमारे बच्चों के कातिलों को सजा दो। वो आपसे ये मांगते हैं कि शिनाख्त करके दो कि ये मेरा बेटा है या नहीं है। घसीट कर आप उसे ले गए, उसके सर पे चादर नहीं था, आपने उसके पाँव में चप्पल नहीं थे, आप उसे घसीट कर ले गए। हम फिर भी आप कहते हम आपको माने। They are using rape as a tool of oppression. पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को पूरा एक दोज़ख बना दिया है। Now, China is emerging as a new colonial power in Balochistan, eyeing the Baloch resources under the CPAC. बलूचिस्तान जल के राख हो गया है। बलूचिस्तान में जिंदा लाशें जला दी गई हैं। पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा सूबा पूरे देश का करीब 44% हिस्सा अकेले संभालता है। सोने की खदानें, तांबे के पहाड़, अरबों डॉलर की नेचुरल गैस और समंदर का वो सिल्क रूट जिसे पाने के लिए दुनिया की महाशक्तियां आपस में टकराने को तैयार हैं। बलूचिस्तान, कुदरत ने इसे छप्पर फाड़ कर दौलत दी है, लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जो इलाका सबसे अमीर है, वहीं के लोग सबसे गरीब हैं। जहां से पूरे पाकिस्तान के घरों में गैस जाती है, वहां के लोग आज भी खाना पकाने के लिए सूखी लकड़ियां ढूंढते हैं। लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों ये इलाका इतना ज्यादा खस्ताहाल है? बलूच राष्ट्रवादी आज भी ये दावा क्यों करते हैं कि 1948 में बलूचिस्तान का पाकिस्तान में विलय दबाव में कराया गया था? क्यों यहाँ के नौजवान रातों रात गायब हो जाते हैं और महीनों बाद उनकी गोलियों से छली हुई लाशें मिलती हैं? क्यों बलूच मर्द और औरतें आज बंदूक उठाकर अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बंजर जमीन में ऐसा क्या है कि चीन यहाँ अपनी अरबों डॉलर की सीपैक तिजोरी छुपाना चाहता है? अमेरिका इस पर बाज की तरह नजर गड़ाए बैठा है और पाकिस्तान के लिए इसके बिना जिंदा रहना ही नामुमकिन हो चुका है। पाकिस्तान मोटे तौर पर 4 प्रोविंसेस में बटा हुआ है: खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान की बगावत की असल वजह समझने के लिए टाइम को हमें थोड़ा रिवाइंड करना पड़ेगा। सदियों पहले ये पूरा इलाका कई बलूच कबीलों का घर हुआ करता था। धीरे धीरे कबीलों ने एक साझा राजनीतिक व्यवस्था बनाई, जिसका केंद्र बना खान ऑफ कलात। 17वीं और 18वीं शताब्दी में मीर अहमद खान और बाद में मीर नसीर खान के नेतृत्व में कलात एक संगठित राज्य के रूप में उभरा। इन्होंने बलोच आर्मी सेटअप की, लेकिन चैन सुकून से जीते खान ऑफ कलात के लोगों के लिए मुश्किलें तब शुरू हो गईं जब 1876 में ब्रिटिशर्स की निगाह इन पर पड़ी। रशिया के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अंग्रेजों ने बलूचिस्तान पर कब्जा करना शुरू कर दिया। 1877 में उन्होंने इसे 2 हिस्सों में बांटा। पहला ब्रिटिश बलूचिस्तान, जिसे वो डायरेक्टली कंट्रोल किया करते थे। इसमें आते थे क्वेटा, पिशिन, सिबी, जोब और चागाई। अंग्रेजों ने ट्रीटीज, लीजेस और मिलिट्री कंट्रोल के जरिए इस पर कब्जा कर लिया था और इस पर खुद अंग्रेज शासन किया करते थे। दूसरा हिस्सा था खानेत ऑफ कलात, जो एक प्रिंसली स्टेट था। इसमें कलात, मकरन, खारन, लास बिला आते थे।
इसे इस तरह समझिए जैसे हमारे देश में अलग अलग राज्य हैं, मतलब सबका अपना अपना मुखिया है, लेकिन फॉरेन और डिफेंस जैसे मसले अंग्रेज संभाला करते थे और लोकल रूलर इस पर राज किया करते थे। 1947 में जब ब्रिटिश राज भारत छोड़ रहा था, तब एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि कलात का भविष्य क्या होगा। कलात ब्रिटिश भारत का सामान्य हिस्सा नहीं था, बल्कि ब्रिटिशों के साथ एक स्पेशल ट्रीटीज के साथ भी जुड़ा हुआ था। सेमी ऑटोनोमस स्टेट था। दिलचस्प बात यह है कि उस समय मोहम्मद अली जिन्ना कलात की लीगल एडवाइजर हुआ करते थे और उन्होंने पहले ये तर्क दिया था कि कलात एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और कलात के बीच एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ, जिसने कलात की उस समय की अलग राजनीतिक हैसियत को अस्थायी तौर से बरकरार रखा। बलूचिस्तान को एक आजाद मुल्क के तौर पर मान्यता दे दी और खुद मोहम्मद अली जिन्ना ने इस स्वतंत्रता के दस्तावेज पर दस्तखत किए थे। 15 अगस्त को बलूचिस्तान ने अपनी आजादी का जश्न मनाया। कलात के खान मीर अहमद यार खान ने अपनी द्विसदनीय संसद दार उल अवाम और दार उल उमारा बनाई। चुनाव हुए और बलूचिस्तान अपनी नई सुबह की तरफ बढ़ चला, लेकिन ये आजादी थी सिर्फ 227 दिनों की। कहानी यही नहीं रुकी। अगले कुछ महीनों में जिन्ना ने कलात के खान पर दबाव बनाना शुरू किया कि वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। जब बलूचिस्तान की संसद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, तो पाकिस्तान ने दलीलों को छोड़कर बंदूकों का रास्ता अपना लिया। 1948 तक स्थिति कुछ इस तरह बन गई कि पाकिस्तान की सेना ने कलात की सीमाओं पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान की नौसेना और पैदल फौज ने मकरान के तट को घेर लिया। तोपों के साए में जबरन खान ऑफ कलात से विलय के दस्तावेज पर दस्तखत करा लिए गए। बलोच नेशनलिस्ट इसे वॉलेंटरी मर्जर नहीं बल्कि दबाव में कराया गया अधिग्रहण बताते रहे हैं और यहीं से उस संघर्ष की शुरुआत होती है जो आज भी खत्म नहीं हुआ है। कहते हैं कि जबरन थोपी गई गुलामी कभी भी नहीं टिकती। जैसे ही खान ऑफ कलात के भाई प्रिंस अब्दुल करीम को ऐसा लगा कि उनके राज्य के साथ धोखा हुआ है, उन्होंने बगावत कर दी। अप्रैल 1948 में अब्दुल करीम ने चुप बैठने की बजाय बगावत का रास्ता अख्तियार किया। उन्होंने अपने समर्थकों और कुछ बलोच कबीलों के लड़ाकों को इकट्ठा किया और अफगानिस्तान की सीमा के पास पहाड़ी इलाकों में चले गए। ये कोई बड़ी सेना नहीं थी, उनके पास हथियार भी बेहद सीमित हुआ करते थे और लड़ाकों की संख्या भी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उन्हें अपने इलाके का चप्पा चप्पा पता था। वे पहाड़ों से अचानक निकलकर हमला करते और फिर उन्हीं पहाड़ों में गायब हो जाया करते थे। आज जिसे हम गोरिल्ला युद्ध कहा करते हैं, अब्दुल करीम उसी रणनीति का इस्तेमाल कर रहे थे। और फिर जुलाई 1948 में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसे आज भी बलोच नेशनलिस्ट इतिहास में विश्वासघात के तौर पर याद करते हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान की ओर से प्रिंस अब्दुल करीम से बातचीत की गई। उन्हें ये बाकायदा भरोसा दिला दिया गया कि अगर वो और उनके तमाम साथी हथियार डालकर पहाड़ों से नीचे आ जाएंगे तो उन्हें माफ कर दिया जाएगा। और इस भरोसे को मजबूत करने के लिए बाकायदा पाकिस्तान ने कुरान की कसम भी खाई कि आत्मसमर्पण करने वालों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। प्रिंस अब्दुल करीम ने इस आश्वासन पर विश्वास किया क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान ने कुरान की कसम खाई थी। वे अपने तमाम साथियों के साथ पहाड़ों से नीचे उतरे और संघर्ष को रोक दिया। लेकिन इसके बाद ही हालात तुरंत बदल गए। आत्मसमर्पण करने वाले लड़ाकों को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में प्रिंस अब्दुल करीम समेत कई लोगों को जेल की सजा सुना दी गई। इसके बाद 1958 में नवाब नौरोज खान ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ हथियार उठाए। बलोच समाज में आज भी नौरोज खान को हक की लड़ाई लड़ने वाले बड़े नेता के तौर पर माना जाता है। उनके समर्थकों का आरोप है कि उन्हें बातचीत और माफी का आश्वासन देकर बुलाया गया था और फिर गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान की फितरत कुछ ऐसी ही रही है और जो नौरोज खान थे उनके परिवार के कई सदस्यों को फांसी भी दे दी गई। 1973 में जब
जुल्फिकार अली भुट्टो ने बलूचिस्तान की चुनी हुई प्रांतीय सरकार को बर्खास्त किया तो नवाब खैर बख्श मनी और अताउल्लाह मिंगल के नेतृत्व में एक और भीषण विद्रोह वहां भड़क उठा, जिसने ये तो साफ कर दिया कि ये जंग अब पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली है। और इस दौर में कई आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस उभरे, जिनमें सबसे बड़े नाम हैं BLA, जिसे बलूच लिबरेशन आर्मी कहा जाता है। पाकिस्तान, अमेरिका और ब्रिटेन ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। BLF, बलूच लिबरेशन फ्रंट, डॉक्टर अल्लाह नजर बलोच के नेतृत्व से जुड़ा हुआ ये प्रमुख संगठन है। BRA यानी बलोच रिपब्लिकन आर्मी, BRAS यानी बलोच राजी अजोई संगर, विभिन्न बलोच संगठनों का ये गठबंधन है और इन संगठनों का दावा है कि बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के लिए ये लोग लड़ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान इन्हें आतंकवादी और विदेशी समर्थन प्राप्त उग्रवादी संगठन बताया करता है। आखिर पाकिस्तान बलूचिस्तान को किसी भी कीमत पर छोड़ना क्यों नहीं चाहता? इसका जवाब छुपा हुआ है बलूचिस्तान के भूगोल में। नक्शे पर आप गौर से देखिए। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 44% हिस्सा है। इसकी सरहदें एक तरफ ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत से मिलती हैं, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान से। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके पैर अरब सागर के गर्म पानी में डूबे हुए हैं। ये दुनिया के उस रणनीतिक मुहाने पर स्थित है जहां से वैश्विक तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा गुजरा करता है। ये मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया को जोड़ने वाला एक प्राकृतिक पुल है। जो बलूचिस्तान पर राज करेगा वो इस पूरे इलाके के भू राजनीतिक खेल को कंट्रोल कर सकता है। और यही वजह है कि बलूचिस्तान प्रकृति का दिया हुआ एक ऐसा रणनीतिक किला है जिसकी चाबी पाकिस्तान किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। इस रणनीतिक जमीन को काबू में रखने के लिए पाकिस्तान ने जो रास्ता चुना वो बातचीत का नहीं बल्कि बेरहम सैन्य कार्रवाई का था। इतिहास गवाह रहा है कि पाकिस्तान ने अपने ही नागरिकों के खिलाफ 5 बड़े सैन्य ऑपरेशंस चलाए। 1948, 1958, 1962, 1973 से 77 और साल 2004 से अब तक चल रहा है यह ऑपरेशन। साल 2006 में पाकिस्तान की फौज ने क्रूरता की सारी हदें पार की, जब तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के आदेश पर 79 साल के बलोच नेता और पूर्व मुख्यमंत्री नवाब अकबर खान बुगती की गुफा पर लड़ाकू विमानों और गनशिप हेलीकॉप्टर से बमबारी कर मार डाला गया। इस हत्याकांड ने बलूच आंदोलन को पूरी तरह बदल कर रख दिया। फौज को खुली छूट दे दी गई। बलूचिस्तान को एक नो गो जोन बना दिया गया, जहां बलूच राष्ट्रवादियों की गांवों को जलाया गया, बलूच बुद्धिजीवियों की टारगेट किलिंग की गई और हजारों आम नागरिकों को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के कैद कर लिया गया। इस कहानी में एक नया और खतरनाक मोड़ तब आया जब बलूचिस्तान के समंदर पर ड्रैगन यानी चीन की नजर पड़ी। अरब सागर के मुहाने पर बसा एक छोटा सा मछुआरों का शहर है, नाम है ग्वादर। ये चीन को मलक्का जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ मलक्का के लंबे रास्ते से आजादी दिला सकता है। पाकिस्तान को पैसों और हथियारों की भूख थी और चीन को भू राजनीतिक दबदबे की। दोनों ने हाथ मिलाया और 62 अरब डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे, जिसे सीपेक का नाम दिया गया, उसका जाल बुना गया। लेकिन इस महापरियोजना में बलूच लोगों के लिए सिर्फ तबाही आई। ग्वादर पोर्ट के चारों ओर सुरक्षा के नाम पर बाड़ लगा दी गई। स्थानीय बलोच मछुआरों को उनके सदियों पुराने रोजगार से बेदखल कर दिया गया और वहां पर चीनी बस्तियां बसाई जाने लगी। बलूचियों ने देखा कि उनकी अपनी जमीन पर चीनी इंजीनियर्स और पाकिस्तानी फौज का पहरा है, जिसने उनके इस डर को हकीकत में बदल दिया कि अब उनकी नस्लों और संसाधनों को दो देश मिलकर गुलाम बना रहे हैं। बलूचिस्तान की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि वो बेहद अमीर है, लेकिन उसके लोग दुनिया के सबसे गरीब इंसानों में शुमार हैं। साल 1952 में बलूचिस्तान के सुई इलाके में एशिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का भंडार मिला, जिसने पूरे पाकिस्तान के चूल्हे जलाए।
पंजाब और कराची की फैक्ट्रियों को जिंदा किया, लेकिन खुद बलूचिस्तान के 80% घरों में आज भी गैस की पाइपलाइन नहीं है। इसके अलावा रेकोडिक और सेंदाग जैसी खदानों में दुनिया का सबसे समृद्ध सोना और तांबे का भंडार मौजूद है, जहां से अरबों डॉलर का खनिज निकाला जाता है। लेकिन इस सोने की खदान के ऊपर रहने वाले बलूच बच्चे आज भी नंगे पैर, टूटे स्कूलों और पीने के साफ पानी के लिए तरस रहे हैं। बलूचिस्तान सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये मध्य एशिया की ऊर्जा, खाड़ी के तेल और हिंद महासागर के समुद्री व्यापार के बीच स्थित एक संभावित एनर्जी कॉरिडोर भी है। इस पूरी कहानी का सबसे खौफनाक और रूह कपा देने वाला हिस्सा है द मिसिंग पर्सन्स। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी यानी ISI और फ्रंटियर कोर यानी FC ने एक अघोषित नीति अपना रखी है, जिसे किडनैप, टॉर्चर एंड डंप कहा जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक हजारों बलूच छात्र, डॉक्टर, वकील और एक्टिविस्ट अचानक ही सड़कों या घरों से उठा लिए जाते हैं। महीनों या सालों बाद उनकी विकृत और गोलियों से छली हुई लाशें किसी सुनसान वादी में मिलती हैं। दमन की इस नीति के खिलाफ बलूचिस्तान की महिलाएं दीवारों को तोड़कर आज बाहर आ चुकी हैं। डॉक्टर महरंग बलूच और समी दीन बलूच जैसी युवा महिलाओं के नेतृत्व में बलूच यकजहती कमेटी ने इस्लामाबाद तक एक ऐतिहासिक लॉन्ग मार्च भी किया। अपने पतियों, भाइयों और बेटों की तस्वीरों को सीने से लगाए इन महिलाओं के आंसू और चीखें आज पाकिस्तान की जमहूरियत के मुखौटे को पूरी दुनिया के सामने तार तार कर रहे हैं। आज 1947 के करीब 8 दशक बाद बलूचिस्तान का ये संघर्ष एक बेहद हिंसक और निर्णायक मोड़ पर आ चुका है। पुरानी कबीलाई जंग की जगह अब एक सुसंगठित और आधुनिक सशस्त्र आंदोलन ने ले ली है, जिसमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट जैसे उग्रवादी संगठन सबसे आगे हैं। BLF के कमांडर डॉक्टर अल्लाह नजर बलूच, जो कि खुद एक मेडिकल डॉक्टर हैं, और BLA के रणनीतिकारों ने इस पूरी लड़ाई को पहाड़ों से निकलकर शहरों और चीनी काफिलों तक पहुंचा दिया है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बलूचिस्तान आज भी लहूलुहान है, लेकिन वो झुकने को तैयार नहीं। आज भी बलूचिस्तान के पहाड़ों, रेगिस्तानों और समुद्री तटों पर गूंज रही है एक ऐसी आवाज, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब इतिहास ने पूरी तरह लिखा नहीं, कम से कम अब तक तो नहीं। तो द बैक स्टोरी में आज कहानी थी बलूचिस्तान की, और भी सारी कहानियां हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे वक्त वक्त पर। फिलहाल आज के लिए इतना ही।